Hello everyone, welcome to part 11 of our 5000 most expected MCQ series for UGC NET Political Science that is राजनीतिक विज्ञान। इस सीरीज में हमने बहुत अलग अपना एक स्पेस पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब आपके द्वारा दिए गए सारे फीडबैक के साथ ये सीरीज में हम जो टॉपिक्स करा रहे हैं वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपको पार्टिसिपेट करना है, आंसर देना है। और आज हम करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दैट इज तुलनात्मक राजनीति। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और रही बात पीडीएफ की, उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल @द डिस्कवर स्टडी और हमारा ऐप डिस्कवर स्टडी का, जहां पे आप हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाकी आप सब लोग ब्रॉडकास्ट के जरिए व्हाट्सएप से कनेक्ट हो ही गए होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। मैं हूं आपकी मेंटोर प्रीति बोरा, जो कि इस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड हो, कोई बुक से रिलेटेड हो या शेड्यूल से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी समझनी हो या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसलिए कमेंट में भर भर के पार्टिसिपेट करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसे लगती है और आप कौन से एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। और आपको यूनिट वाइज़ कुछ भी लेक्चर चाहिए डिटेल्ड फ्री में, वो हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएँगे। हर एक यूनिट की हमने बना रखी है प्लेलिस्ट। और हमने एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने सारे यूनिट के इकट्ठे करके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद करवाए हैं, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन की नंबरिंग 71 इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो क्वेश्चन है वो एक मैनर में चल रहा है, पूरी सीरीज उस हिसाब से चल रही है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 71 कुछ इस प्रकार है कि गैब्रियल आलमंड क्लासिफाइड प्रेशर ग्रुप्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, गैब्रियल आलमंड का हम सबको पता है कि उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स का बोला था, दबाव समूह का बोला था कि विभिन्न श्रेणियां होती है, विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कृत किया था। तो अब वो जो श्रेणियां है ना, उनमें से मुझे बताओ इस ऑप्शन में से कि भाई कौन सी एक श्रेणी मतलब सही उन्होंने बताई थी। पहला आपके पास ऑप्शन है एसोसिएशनल ग्रुप, संगठनात्मक समूह। दूसरा है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप, गैर संगठनात्मक समूह। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, संस्थागत समूह। चौथा है एनोमिक ग्रुप्स, अनामिक समूह। एंड नॉन एनोमिक ग्रुप्स, गैर अनामिक समूह। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से आ जाता है। एक तो आपसे ना इसको क्रोनोलॉजिकली आपको पहले देखो, ये आपका 2024 का पीवाईक्यू है, राइट। यहाँ पे इसको इसी मैनर में पूछा था कि बताओ कौन कौन सी श्रेणी है। इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हम बोलते हैं कि इसको मतलब क्रम में लगाओ, ठीक है, क्रमानुसार लगाओ, जिसमें हम एक एक्रोनिम याद करते हैं आईएन वाला, ठीक है ना। आपको पता ही होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि इनके ना एग्जाम्पल देके कि भाई एक साइड में ये सारे ये जो कैटेगरीज है वो दिखा देते हैं, दूसरी साइड में ना आपको ऑप्शन दे देता है कि वो फिर बोलते हैं आपसे कि इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, आप मैच करके बताओ ये करके, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट। हमको पता है कि भाई एसोसिएशनल है, नॉन एसोसिएशनल है, ये आपका क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल है, एनोमिक है, राइट। अब कौन-सा नहीं है ये आप मुझे बताएँगे, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। देखिए, एसोसिएशनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है? एसोसिएशनल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ, तो हम हमेशा बात करते हैं एसोसिएटेड, यानी कि हमारा किसी के साथ एसोसिएशन है, रिश्ता है, यानी कि कहीं न कहीं हम फॉर्मल वे में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिसका एक क्लियर पर्पस है, ठीक है? एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? प्रोफेशनल उसका स्टाफ है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ट्रेड यूनियन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है? मैं एग्जाम्पल तो बता रही हूँ क्योंकि ये भी एक अलग से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और जो भी मैं पीडीएफ में स्टार मार्क कर देती हूँ ना, देखो पीडीएफ आपको बाद में मिल ही जाती है, ठीक है? जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो स्टार मार्क वाली चीजें होती है ना, उसको रट लिया करो।
दूसरा नॉन एसोसिएशनल की हम बात करते हैं कि हाँ, हमारा कोई पर्टिकुलरली एसोसिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है, देख ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है? इनफॉर्मल ग्रुप होता है, इसका मतलब कि हम हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट है जिस वजह से हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बट ऐसा कोई फॉर्मल हमने मेंबरशिप नहीं ले रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारे बात बोले कि हाँ यार, अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, तो लेकिन मैंने एक समझ लो कोई एक हिंदू का एक कोई संगठन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो मैंने पर्टिकुलरली उसमें मैं मेंबर नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ या बाकी लोग भी हिंदू है या फिर कुछ लोग इस्लाम फॉलो करते हैं या कुछ लोग क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, या सिखिज्म, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनमें कॉमन चीज क्या है कि हाँ वो सेम किसी रिलीजन से है या सेम उनमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। तो इनफॉर्मली ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ज्वाइन कर रखा है, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन थिंग हम एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ठीक है? तो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप इस तरीके से होता है, इधर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ है कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट पे अगर हमें कोई भी चोट पहुंचेगी तो हम स्पॉन्टेनियसली ऐसे बिना कुछ प्लान करे एकदम से कुछ करें, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एसोसिएशनल ग्रुप, जिसके एग्जांपल आते हैं एथनिसिटी, रिलीजन और किंगशिप, ठीक है, इनको याद कर लेना। तीसरा आपका आता है, ये सबसे पहला है वैसे, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशन साफ नाम में लिखा है, संस्थागत समूह, कि भाई ये फॉर्मल ग्रुप्स है, प्रॉपर संस्थाएं हैं, लेकिन संस्थाएं तो यार एसोसिएशनल वाली भी थी। एसोसिएशनल वाली जो संस्थाएं हैं वो लोगों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन इंस्टीट्यूशन वाली जो संस्थाएं हैं वो मेनली गवर्नमेंट या उनका कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट और सिटीजन यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट का एक मिक्सचर आपको देखने को मिला है। जैसे कि लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्रीज, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट, राइट? और चौथा क्या है, एनॉमिक ग्रुप, ठीक है। एनॉमिक क्या होते हैं? हैंग हो गया क्या? ओके, या यस, एनालॉग ग्रुप क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि इनमें ना तो कुछ कॉमन था, ना ये किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते थे, ना इनमें कुछ ऐसा था कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की मेंबरशिप नहीं थी। ऐसा हुआ कि कुछ पर्टिकुलर मुद्दा हुआ, ठीक है, सपोज कोई भी मुद्दा हुआ, ठीक है, जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज में इमिग्रेंट्स के खिलाफ, के इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसके खिलाफ एकदम से आपने देखा लंदन में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियसली अचानक से और हो मतलब इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक मुद्दे के अराउंड हुआ, ठीक है? एक मुद्दे के अराउंड हुआ। उसके लिए पर्टिकुलर मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर से एसोसिएटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है, सबके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए लोग इकट्ठे हो गए। ज़रूरी नहीं है कि वॉयलेंट हो, लेकिन हो सकता है कि लोगों का आउटबर्स्ट है कि एक स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक ग्रीवेंस के अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, उनका एक रिएक्शन है। ये टेम्पररी होता है और एकदम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, जैसे दंगे हो गए, सडन प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अभी हमने जितने भी हमने ऑप्शंस देखे हैं उससे हमें पता चल गया है कि भाई हमारे पास एसोसिएशनल ग्रुप्स भी हैं, राइट? इधर हमने देख लिया, एसोसिएशनल ग्रुप्स भी है, नॉन एसोसिएशनल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, एनोमिक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन एनोमिक ग्रुप्स, ठीक है। तो ई जहां जहां पे हटा दोगे तो आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है। देखो एग्जाम्पल अच्छे से याद करना क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल भर भर के। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिसाब से, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित मुझे सही चीज बता दो, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। अच्छा, अप्रोचेस से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन क्या है कि इन ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसिस इज ऑन वैल्यू लेडन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, की जो पारंपरिक दृष्टिकोण है ना हमारा तुलनात्मक राजनीति का, उसमें मूल्य मूल्य आधारित अध्ययन होता है, यानी कि वैल्यू रिलेटेड आपका काम मतलब स्टडी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। दूसरा, बिहेवियरल अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण पारंपरिक दृष्टिकोण है। तीसरा, डेविड एस्टन इज वन ऑफ द लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म, डेविड एस्टन व्यवहारवाद के एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं। चौथा, डेविड एस्टन इनपुट आउटपुट एनालिसिस हैज थ्री मेन वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, सपोर्ट्स एंड फीडबैक, कि डेविड एस्टन ने इनपुट आउटपुट और विश्लेषण के ये जो मांगों, समर्थनों और फीडबैक के रूप में तीन मुख्य इन्होंने अपनी कैटेगराइजेशन की है। पांचवा, political assassination is one of the important positive indices of
पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक हत्या राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण सकारात्मक सूचकांकों में से एक है। राइट, अब मुझे बता दो भाई, इसमें से कौन सा तुमको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। दीज आर योर ऑप्शन। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आई थिंक पूरा कवर नहीं कर पाएगा अगर मैं इतना छोटा नहीं करूंगी और ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको। दैट्स वाई थोड़ा मैनेज करो। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक इट आउट। ठीक है, सो ट्रेडिशनल अप्रोच का वैल्यू लेडन स्टडी है, बिल्कुल है, तो ए सही है, बिल्कुल ए सही है। तो जहाँ पे ए नहीं है उसको हटा दो, लेट्स रिमूव इट। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया। लेट्स फोकस ऑन ऑप्शन नंबर बी। लेट्स चेक कि ये बी सही है कि नहीं है। अगर बी हमारा गलत होता है तो सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो बिहेवियरल अप्रोच एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच आया एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, कि उसने ट्रेडिशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू लेडन होती थी। और उन्होंने बोला था कि यार हमारा ना एक तरीके से वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल आपका एक साइंटिफिक काइंड ऑफ अप्रोच है मेरी बिहेवियरल, जिसको डेविड एस्टर ने दिया। उन्होंने बोला कि यार देखो, प्योर साइंस हम बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उसका पार्ट नहीं है, ये उसका क्रिटिसिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट मेक्स योर आंसर 4। ठीक है, डेविड एस्टन थ्योरिस्ट थे बिहेवियरल अप्रोच के, बिल्कुल थे। बट उन्होंने फिर बाद में 1950s में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1950s में उन्होंने ये बिहेवियरलिज्म को आगे बढ़ावा दिया। बट लेटर ऑन 1970s में उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बोला कि आपका हमारा क्या है, बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रेलेवेंसी, कि यार हमें ना बहुत ज्यादा ना साइंस साइंस कर रहा था, बट ना वैल्यू की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जब हम एक्शंस लेते हैं तो उसमें हमारा दिखता है कि सेम सिचुएशन में, अगर वर्ल्ड में बहुत जगह सेम सिचुएशन हुई है तो उसमें अलग अलग लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये चीजें अलग है। ठीक है, तो एक्शन बेस की हमारा साइंस के साथ वैल्यू भी होनी चाहिए, वो उन्होंने लेटर ऑन बोल दिया था। अच्छा, इनपुट आउटपुट एनालिसिस उन्होंने कहाँ पे दी थी? इनकी एक सिस्टम थ्योरी थी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन्होंने अपनी सिस्टम थ्योरी कौन सी बुक में दी थी? ठीक है, ये याद रखना। लास्ट की पॉलिटिकल असैसिनेशन एक पॉजिटिव इंडेक्स है, बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव। जो अगर पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नेगेटिवली शो कर रहा है, एक ये नेगेटिव इंडेक्स है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं बल्कि एक ये नेगेटिव इंडेक्स है जो आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, पॉलिटिकल आपका पिछड़ापन दिखा रहा है। राइट, इतना ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लगा रखी है, विच इज कि बिहेवियरल अप्रोच एज अ रिएक्शन आई थी। ठीक है, कि वो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को क्या बनाना चाहती थी, वो साइंटिफिक वैल्यू न्यूट्रल बनाना चाहती थी, और कहीं ना कहीं मॉडर्न अप्रोच कही जाती थी। ये मैंने बताया, पॉलिटिकल एसोसिएशन एक साइन है क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, राजनीतिक अस्थिरता का और वायलेंस का, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेटर दिखाता है, ना कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर। आज के क्वेश्चन ना थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड लिए हैं, मैंने जान के स्टेटमेंट बेस्ड लिए हैं, क्योंकि मैं आज चाहती थी कि आपकी ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। क्योंकि अब देखो, अलग अलग जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना हमारे लेक्चर्स का, तो मैं अलग अलग काइंड ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो मैंने 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के लिए हैं, 5-6 वो स्टेटमेंट बेस्ड लिए हैं, और बाकी मैंने लिए हैं मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैं मेरे को लगता है कि आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए देख लेते हैं इसको, कि पॉलिटिकल साइंस के जो थ्योरिस्ट है उनके बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आप मुझे बताइए कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि रॉबर्ट दाल एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीआर्कल डेमोक्रेसी। रॉबर्ट दाल ने, पहले से बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है ना, रॉबर्ट दाल ने बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। राइट, दूसरा है आपके पास कि जो जॉन प्लावेनाइस है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो विल ऑफ पीपल है वो एक मिथ्या है, कि सारे लोगों की सहमति वो एक मिथ्या है, मिथ है। देन विल ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। तो आपका विल ऑफ माइनॉरिटी जो है वो भी सेम, अल्पसंख्यक की इच्छा भी सेम कैटेगरी में ही बिलोंग करेगी। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, Gaetano Mosca advocated the idea of elite theory in his classical work The Political Parties, कि उन्होंने अपना जो elite theory जो गैटनो मॉस्का ने दी थी वो उनकी बुक द पॉलिटिकल पार्टीज में है। चौथा है रॉबर्ट मिशेल एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कि रॉबर्ट मिशेल ने अल्पतंत्र का लोह सिद्धांत के विचार का परिपादन किया है। और पांचवा है कि सी राइट मिल्स एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ elite पावर इन हिज बुक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, की जो सी राइट मिल है उन्होंने अपनी बुक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन में अभिजात वर्ग की शक्ति के बारे में बात करी है।
तो आप मुझे बताओ, ये तो वैसे देख के ही बता देना चाहिए कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, राइट? तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो, रॉबर्ट दाहल ने पॉलियार्की की बात की है, बिल्कुल की है, ठीक है? अ, ये इसको सही कर देते हैं। चलो गैटेनो मॉस्क, चलो अभी समझ लो मैंने जॉन पलमनस इतना नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मेन इतना कोर्स में नहीं होता। मैं आपके पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आप इसे कैसे अप्रोच करोगे इस तरीके के क्वेश्चन को। तो ए सब में है, ठीक है। बी भी सब में है, ठीक है। बी भी सही है, ठीक है। अब सी और डी और ई में से देखना है। अब लेट्स चेक सी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो वर्क है, ये गैटेनो मॉस्का का है? बिल्कुल नहीं। ये आपका किसका है? ये रॉबर्ट मिशेल्स का है, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल्स अपने काम में बोलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये स्टडी करते हैं ओलिगार्किकल टेंडेंसी आपकी डेमोक्रेसी में, इस पर्टिकुलर बुक में। गेटिनो मॉस्का की बुक क्या है? द रूलिंग क्लास, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है, रूलिंग और रूल्ड, कि एक जो रूल कर रहा है लोगों पे, जो कि बहुत कम लोग हैं, और बाकी सारे लोग जिन पे रूल हो रहा है, जो कि मासेस है। तो आपका ये ऑप्शन सी सही नहीं है, नहीं है। तो जहां पे भी सी है हटा दो, हमारे पास आंसर आ गया ये। सी राइट मिल का मैनेजरियल रेवोल्यूशन था? नहीं, मैनेजरियल रेवोल्यूशन जेम्स बर्नहम का है, ठीक है। सी राइट मिल्स की क्या है? पावर एलीट करके उनकी एक बुक है, ठीक है, वो उस पे बात करते हैं। चलो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख लेते हैं। और मैं आपको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की भी समझा देती हूँ। देखो, रॉबर्ट हाल ने अपना एक टर्म यूज किया था, पॉलीआर्की। पॉलीआर्की से वो क्या समझते थे? वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते थे जो कि ओपन हो। ओपन हो क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि देखो, पॉलिटिकल, अगर हम बात करते हैं ना पॉलिटिक्स में, उसमें जो पावर है ना, वो आपको हमेशा ना डिवाइडेड होती है, ठीक है। डिवाइडेड होती है किसमें? अमंग वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सारे जो ग्रुप्स है ना, उनके बीच में आपकी पावर डिवीजन होता है। वो लोग साथ में मिलके पावर होल्ड करते हैं। नॉट नेसेसरी कि सबकी पावर इक्वल होगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सब में पावर बटी होगी। तो यानी कि हमारी जो आर्की, जो जिस वजह से हमारे रूल हो रहा है, वो क्या है? पॉली है। वो बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स है जो मिलके रूल कर रहे हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये बहुत ओपन और इंक्लूसिव सिस्टम है, क्योंकि सबको इंक्लूड कर लिया। और ओपन किस लिए? क्योंकि सबके विचार, सबके रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ट्रेडिशनल डिक्टेटरशिप से अलग है, और लेकिन आइडियल डेमोक्रेसी फिर भी ये नहीं है, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं। फ्लामिनास बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जो क्रिटिसाइज करते थे कि विल ऑफ द पीपल। क्यों क्रिटिसाइज करते थे? क्योंकि एक्चुअली ये मिथ्या क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में वो बोलते थे कि पीपल की विल नहीं होती, ओनली फ्यू जो टॉप के लोग होते हैं ना, जो इलीट लोग होते हैं, इलीट शब्द नहीं बोला था, बट जो फ्यू, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इलीट बोलते हैं, उनकी एक्चुअली ज्यादा चलती है, राइट। तो इन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सटेंड किया, यूज किया इस थ्योरी को, और उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर ये वाला चीज है, तो जब मेजोरिटी माइनॉरिटी का चीज होगा तो उसमें भी मेजोरिटी की ही चलेगी। फर्दर अगर हम बात करते हैं आपकी रॉबर्ट मिशेल की आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि भाई कैसी भी डेमोक्रेसी हो, ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसी हो में, ठीक है, कितनी भी परफेक्ट डेमोक्रेसी बना दो, एंड में वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट डू मीन बाय ओलिगार्की? अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल। फ्यू कौन होंगे? ऑब्वियसली थोड़े पावरफुल लोग होंगे, राइट। और ये आयरन लॉ है, इसका मतलब लोह सिद्धांत है, ये कभी नहीं चेंज होता। जैसे लोहा सबसे स्ट्रांग है, वैसे ही ये लॉ उतना ही स्ट्रांग है, ये बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। अब स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पहला है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ कार्डर बेस्ड पार्टी, ठीक है। आपको टाइप्स ऑफ पार्टी, सेल टाइप, कार्डर टाइप, ब्रांच टाइप, इस तरीके से बता रखी है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कार्डर टाइप पार्टी है? दूसरा है, ऑटो कर्शाइमर, ठीक है, आर्ग्यूज फॉर अ कैटेगरी ऑफ कैशऑल पार्टी। ऑटो कर्शाइमर कैचॉल पार्टी की श्रेणी के लिए तर्क देते हैं। तीसरा, ऑटो कर्शाइमर पुट द यूएस रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इन द कैटेगरी ऑफ कैशऑल पार्टी, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो यूएस की रिपब्लिकन पार्टी को और डेमोक्रेटिक पार्टी को कहाँ पे बोलते हैं? वो बोलते हैं वो कैशऑल पार्टी का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि एंटोनी डाउन्स वो पोर्ट्रे करते हैं पॉलिटिशियंस एज पावर सीकिंग क्रिएचर्स, की पॉलिटिशियंस क्या है? कि पावर की, राजनेताओं को शक्ति चाहने वाले प्राणियों के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। क्यों किया है? who are willing to adopt whatever policy are likely to bring them electoral success, कि भाई वो कोई भी पॉलिसी अपनाएंगे ताकि उनको चुनावी क्या मिल जाए? सफलता मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
थॉमस जेफरसन वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। थॉमस जेफरसन यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम के प्रमुख लेखक थे। राइट, अब मुझे इसमें से सही बताओ, और दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अपने मस्तिष्क को यूज कर लेंगे तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो सबसे पहला जो इजीली एलिमिनेट हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्यों? थॉमस जेफरसन यूके का डिक्लेरेशन ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, यूएसए का है डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है, राइट? तो ये तीनों अगर आप हटा दोगे तो बाकी सब सही है। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एग्जैक्टली इट इज अ कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी क्या होती है, या सॉरी कार्डर बेस्ड पार्टी। कार्डर बेस्ड पार्टी क्या होती है? कार्डर बेस्ड पार्टी ये होती है कि प्रॉपर कार्डर होते हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन होते हैं, सब चीज लोग मानते हैं, एग्जैक्टली मानते हैं। ऑटो कर्शाइमर बेसिकली पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैचुअल पार्टी का एग्जाम्पल दिया था। कैचुअल पार्टी का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों को, सारे इंटरेस्ट को कैच करने वाला, जो सबको अपील करे। कहाँ पे दिया था? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन पार्टी सिस्टम, इसमें इन्होंने इस चीज को बोला था कैचुअल पार्टी का। ठीक है, देन आपके जो एंटोनी डाउन्स है उनका एक वर्क है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि पॉलिटिशियन भाई इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में एंटोनी डाउन्स ने। थॉमस जेफरसन आपको पता है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। देयर इज नो यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, राइट? दिस इज नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मैं अपील करना तो भूल ही गई। लाइक कर देना भाई, अभी तक अगर लाइक नहीं कर रखी वीडियो तो। मैं खुद पढ़ाने में इतना बिजी हो गई, देख रहे हो मेरी डेडिकेशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 75, विच इज कंसिडर्ड अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, और अब बताओ कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है। अगेन स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि एंटोनी स्मिथ रोट द बुक द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस, कि एंटोनी स्मिथ थे, इन्होंने एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस ऐसी बुक लिखी है। नेक्स्ट है अर्नस्ट गेलनर, ठीक है, एम्फसाइज हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन हिज बुक नेशन एंड नेशनलिज्म। उनका जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो इस प्रकार इस बुक में लिखा गया है। तीसरा है माल्कोम एक्स आर्ग्यूड फॉर रीडिस्कवरी ऑफ अफ्रीका एज अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल होमलैंड। ठीक है, माल्कोम एक्स ने अफ्रीका को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मातृभूमि के रूप में फिर से खोजने की वकालत की है। चौथा है कि जॉन लॉक्स आइडिया ऑफ जनरल विल वाज अ सीड फ्रॉम व्हिच नेशनलिस्ट डॉक्ट्रिन्स sprang during the French Revolution of 1789। ठीक है, कि जॉन लॉक का जो आपका जनरल विल का आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अराउंड था। और लास्ट है एरिक हॉब्समैन हाइलाइटेड द आइडिया ऑफ इन्वेंटेड ट्रेडिशन। इन्वेंटेड आविष्कृत परंपराओं, ये वाला सारा जो आइडिया है ये आपका एरिक हॉब्समैन लेके आए थे। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें ना तुम्हें एक चीज करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। आई एम स्टिल गिविंग यू 10 सेकेंड। बहुत ही आपको पागल बनाया गया है बहुत सारे स्टेटमेंट लिख के। कभी कभार होता है ऐसा, आपको ऐसे नाम दे देंगे, आपको कॉम्प्लेक्स चीजें दे देंगे सो दैट आप फाइनलाइज नहीं कर पाओ, आप फिगर आउट नहीं कर पाओ, बट स्टिल ठीक है। इसमें डी ऑप्शन देखो, जनरल विल कॉन्सेप्ट जॉन लॉक का था भाई? नहीं, रूसो का, जीन जैक्यू रूसो का था भाई ये। ठीक है, तो डी हटा दो, मैं डी हटा देती हूँ, चलिए। ठीक है, आ गया मेरा आंसर, बाकी सब सही है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, बिना एक्सप्लेनेशन के तो क्या ही पढ़ाई की हमने, राइट? तो चलिए अर्नस्ट गैलनर का देख लेते हैं सबसे पहले। इनका की थ्योरिस्ट है नेशनलिज्म के। इन्होंने बेसिकली अपनी जो बुक थी उसमें बात करी थी कि भाई मॉडर्निस्ट थ्योरी दी थी आपका नेशनलिज्म के, कि आधुनिक आपका किस तरीके से होता है। इन्होंने बोला था कि नेशनलिज्म कैसे होता है, नेशनलिज्म इज प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण आपका बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को अपनी नीड समझ में आती है, और वैसे वैसे आपका नेशनलिज्म ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि लोगों को होता है कि यार ठीक है, ये हमारे इधर से, ये हमारी जमीन है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल लेंगे, हमें मार्केट चाहिए। तो एक आइडिया ऑफ नेशन, एक आइडिया ऑफ बाउंड्री कहीं ना कहीं आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैल्कॉम एक्स, पर्टिकुलरली जब वो अपनी पिलग्रिमेज करके आए थे मक्का की, उसके बाद इन्होंने ना पैन अफ्रीकनिज्म व्यू बहुत बोला था कि भाई एक पैन अफ्रीकन व्यू होना चाहिए, कि एक पूरे अफ्रीका का एक व्यू होना चाहिए, एंड अफ्रीकन कल्चरल कनेक्शन इन्होंने दिखाया, अफ्रीकन अमेरिकन से अफ्रीका का ये सारा। एरिक हॉब्समैन की अगर मैं बात करूं, उन्होंने टेरेंस रेंचर के साथ मिलके द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन ये अपना बुक लिखा था। ये ध्यान रखो, बुक्स एंड ऑथर में पूछा जा सकता है।
और उन्होंने बोला था कि जो ट्रेडिशन है ना कॉमनली एक एंशियंट आपको है, ठीक है, एंशियंट इनफैक्ट हम सोचते हैं कि ट्रेडिशन भाई भाई बहुत पुराने समय से चला रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक रीसेंट इन्वेंशन है, ठीक, कहीं ना कहीं ये बोलते हैं, राइट। ये चीजें ध्यान रख लो, ये आई थिंक आपको कोई नहीं कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, मैच द फॉलोइंग, बहुत ही इजी सा मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 76 इन योर टुडेस लेक्चर। तो चलो करके बताओ इसको मुझे। सो इट्स वेरी इजी, बुक्स दे रखी है, दूसरी तरफ ऑथर्स दे रखे हैं, गवर्नमेंट बाय कमिटी, पार्लियामेंट इन इंडिया, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, मसोलिनीज इटली, ठीक है, डब्ल्यू एच मॉरिस शॉल्स, रामसे म्यूर, केसी वेयर, हार्मन फाइनर, ठीक है। सो बता दो, बताओ बताओ फटाफट। मैच द फॉलोइंग के लिए आई विल गिव यू 10-20 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फोर्थ, ठीक है। देखो, आई होप मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन डाल रखी हो, यस आई हैव पुट। चलो पढ़ लेते हैं। देखिए, हरमन फाइनर जो है ना, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और इनको बेसिकली इन्होंने काम किया था गवर्नमेंट बाय कमिटी में, ये इनका सिग्निफिकेंट वर्क है जिसमें वो गवर्नेंस पे बात करते हैं कि किस तरीके से शासन होता है। देन मॉरिस जॉन्स तो सबको पता है, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इन्होंने वर्क किया था पार्लियामेंट इन इंडिया पे, और ये इनका फाउंडेशन टेक्स्ट है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रैमसे म्यूर बेसिकली ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, इनकी हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ये इनकी बुक है, एनालिसिस की थी इन्होंने ब्रिटिश के पॉलिटिकल सिस्टम की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केसी वियरे, केसी वियरे की मैं बात करूं तो अमेरिका ऑस्ट्रेलियन बॉर्न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, और इनका मेन इन्होंने फेडरलिज्म पे बात करते हैं, क्वासी फेडरलिज्म वगैरह आपको पता ही होगा, और इनकी बुक्स जैसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, बहुत फेमस है। और इसके अलावा मुसोलिनीस इटली भी इनका एक पब्लिकेशन है, यानी कि इनके हमने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी इनकी एक बुक है, मुसोलिनीस इटली भी इनकी एक बुक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आपको एक तरफ मैंने लेजिस्लेचर दे रखे हैं, दूसरी तरफ मैंने कंट्रीज दे रखे हैं, और मुझे मैच करके बताओ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ होता है, नेशनल असेंबली कहाँ होती है, हाउस ऑफ कॉमन कहाँ होता है, नेस्ट कहाँ पे होता है आपका, यूएसए, पाकिस्तान, यूके एंड इजराइल, ठीक है, फटाफट बताओ। सो इट्स वेरी इजी, ठीक है, हमको पता है यार, ये डी का फोर है, ठीक है, डी का फोर जिसको नहीं पता ना, अब मैं क्या बोलूं, दिस इज वेरी कॉमन। और हाउस ऑफ कॉमन हमको पता है कि यार ये सी का यूके का होता है। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी इधर हो गई यूएसए में, और नेशनल असेंबली पाकिस्तान में, तो 1 2 3 4 एकदम मैच के लिए लगे हुए हैं, आपको कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 विच इज बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। सो आई होप, ये लो, करो मैच इसको। बुक है डेविड एप्टर, वॉल्टर बैगलॉट, जीन बॉन्डर, आलमंड एंड पावल, ठीक है, ये ऑथर्स हैं सारी बुक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तीसरा, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ओह, एक ऑप्शन छूट गया, चलो, देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, तो कौन होंगे यहाँ पे एसोसिएटेड, बहुत इजी है इस हिंट के बाद तो। और अगर आपको ये हिंट समझ में आ गया तो आपका आंसर हो गया। तो दिस इज जीन ब्रॉन्डन, ठीक है, अगर ये सी का 2 है तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आपका एल्मन एंड पावल का ऑब्वियसली डेवलपमेंट अप्रोच एसोसिएटेड है ये। डेविड एप्टर का डेफिनेटली पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएटेड है ये। एंड बैगहॉट का आपको पता है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये बार बार टाइम एंड अगेन पूछी गई हैं बुक्स, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इधर भी मैंने वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिख रखा। ये देख लेते हैं, गैब्रियल आलमंड और जी ओहो,
बिंगम पावर, ठीक है, ये दोनों ने मिलके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने सिस्टम थ्योरी अपने मतलब एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इन्होंने डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में इन्होंने बात करी थी। सिस्टम थ्योरी आलमंड पहले भी मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी की इधर मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑथर है, बुक है, ठीक है, एंड दिस इज लाइक नॉर्मल ऑथर बुक्स नहीं है, ये आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ऑथर है जॉर्ज सोरोस, पॉल क्रुगमैन, हर्मन डेली एंड इमानुअल वॉलस्टीन। बुक है आपके पास द कंसाइंस ऑफ द लिबरल, दूसरा ओपन सोसाइटी, तीसरा डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर और चौथा है फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, चार ऑप्शंस है, फटाफट मुझे बताओ कि कौन से इसके सही आंसर है। और वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा भर भर के लाइक्स चाहिए और शेयर चाहिए। तो देखो इसका आंसर ए है, ठीक है। जॉर्ज सोरोस इज एसोसिएटेड विद द बुक ओपन सोसाइटी, देन पॉल क्रुगमैन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सियस ऑफ लिबरल, ठीक है, देन हरमन डाली फॉर द कॉमन गुड एंड आपका इमानुअल वॉलस्टीन डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। तो आज जैसे ये लेक्चर होता है ना, देखो अगर मैं अब देखो मैंने कम से कम आज नहीं तो तीन हमने मैच द फॉलोइंग देख लिया बुक के रिलेटेड, और भी आगे हमने बुक्स देख ली है, तो आज ही हमने कम से कम 15-16 बुक तो आज ही कर ली है, राइट। अभी मैं लास्ट में काउंट करके आपको बता दूंगी। तो जो जिस दिन जितनी बुक करा देती हूँ ना, उस दिन उतनी बुक्स याद भी कर लिया करो, राइट। इससे क्या होगा ना कि आपको ऐसा नहीं होगा कि यार एक ही बार में सारी बुक्स करनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 80, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। विचार विमर्श लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। इनफॉर्मल डिबेट होगी, अनौपचारिक बहस होगी। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होगा, नागरिकों की सीधी भागीदारी होगी। पब्लिक यूज ऑफ रीजन होगा, कारण का सार्वजनिक उपयोग होगा। इम्पार्शियल परस्यूट ऑफ ट्रूथ होगा, सत्य की निष्पेक्ष खोज होगी। मॉनिज्म एज वेल एज ड्यूलिज्म, एक अश्वरवाद के साथ साथ द्वैतवाद। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से क्या क्या होता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे का रैशनल बताते हैं, रीजन देते हैं कि हमने ये दिया, लोगों को एक्सप्लेन देते हैं, काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ठीक है, और जवाबदेही होती है इसमें, सो दैट हम एक अच्छी गुड गवर्नेंस की तरफ प्रोसीड कर सके। सो डेफिनेटली इनफॉर्मल डिबेट होता है यहाँ पे, तो ए हर जगह है, इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद इम्पार्शियल परसूट ऑफ ट्रूथ होता है, बिल्कुल होता है। ए के साथ साथ डी है, ए और डी कहाँ पे है, कहाँ कहाँ, अच्छा। अब देखते हैं सी और ई में से एक है कि नहीं, यानी इसका मतलब बी नहीं है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये हो सकता है मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर चीज कि हाँ भाई हमारा डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन चाहिए। पब्लिक यूज ऑफ रीजन होता है भाई, बिल्कुल होता है, लोगों को ही तो हमें बताना है। मॉनिज्म एंड डुअलिज्म नहीं, ये नहीं है, राइट। तो इसका आंसर है थ्री। तो अभी दैट्स इट फॉर द डे, बट एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे चार बुक करी है, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे चार बुक करी है, आठ हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे चार बुक करी है, 12 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ा है ना, देखो 13, यहाँ पे 13, 14, ठीक है, यहाँ पे भी हमने इनकी बुक हमने एक्सप्लेनेशन में देखी है 15, ठीक है। यहाँ पे हमने रूलिंग क्लास इनकी देख ली और ये दूसरी भी देख ली। 15 के बाद देखो 16 मैंने इनकी बुक बताई पावर एलीट की, ठीक है। 17 और ये रॉबर्ट मिशेल 18, ठीक है, तीन बुक बता दी। 18 के बाद, हाँ, 18 बुक, यानी कि आज हमने 18 बुक करी है। आप बोलते हो ना बुक्स में बुक्स एंड ऑथर कैसे करने हैं याद, हमको तो याद हो ही नहीं पाते, हम कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे करने होते हैं कि आज हमने क्या करा, आज हमने थिंकर्स भी कर लिए, मैच द फॉलोइंग भी कर लिए, बुक्स भी कर लिए, कंसेप्ट भी कर लिया, इस तरीके से हमें पढ़ना है। और अब हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, और अभी मैं फिलहाल ऑल्टरनेट डेज वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे और प्यार देते और अच्छे से तुम शेयर करते तो ये कंटेंट तुम्हें डेली भी मिल सकता था, बट इट्स अपॉन यू। आप जितने स्पीड में शेयर करोगे उतनी स्पीड में लेक्चर्स आएंगे, राइट।
सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, शेयर कर देना और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहाँ पे है फ्री नोट्स, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।